एज एन इन्वेस्टर आपको चाहिए कि आपका रिस्क कम हो और रिटर्न ज्यादा हो। अग्री? ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे कोई हिडन स्ट्रैटेजी है क्या? द स्ट्रैटेजी इज, पिछले 20 सालों का डेटा है, पुट 33% इन लार्ज कैप, 33 इन मिड एंड 33 इन स्मॉल। अच्छा, ऐसा क्यों? आपका रिस्क, जिसको स्टैंडर्ड डिविएशन में मेजर किया जाता है, वो लार्ज कैप से थोड़ा सा ज्यादा होता, विच मीन्स आपका रिस्क लार्ज कैप जितना होता पर आपका रिटर्न आउटपुट मिड कैप जितना होता। ये तो सही में निंजा टेक्निक है। So this is what I think a lot of people don't know. This is how my personal portfolio is also positioned. तो आपका खुद का इन्वेस्टिंग मंत्रा क्या है? इन्हीं 4 या 5 फंड्स में आई ट्राई एंड मेक श्योर कि आई हैव इक्वल वेट अक्रॉस वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फंड्स, मोमेंटम स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फंड्स एंड ग्रोथ स्टाइल ऑफ फंड्स। लेट्स से मैं कन्विंस्ड हूँ कि मुझे घर खरीदना है, होम लोन ले लिया है, उसको प्री पे करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है ताकि इंटरेस्ट भी कम से कम भरूं? इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट आपको प्रीपे करना ही नहीं चाहिए। क्यों? देखिए, अगेन प्रैक्टिकल थॉट, इमोशनल थॉट। तो इमोशनल थॉट ये आपको कहेगा कि यार भर दो यार, मेरे को मेरे सिर पे कोई लोन नहीं चाहिए। आई वुड नॉट से इट इज रॉन्ग, बट प्रैक्टिकली अगर आप सोचो, रियल एस्टेट की बात करते हैं। कई बार लोग होम लोन सर पे ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पे या फिर जस्ट फॉर टैक्स सेविंग, लेकिन जब ईएमआई भरने की बात आती है तब जान ही निकल जाती है। बट एट द सेम टाइम फॉर यंग पीपल ऐसा लगता है कि अभी इतना अनअफोर्डेबल लग रहा है, आगे तो उससे भी ज़्यादा अनअफोर्डेबल हो सकता है घर, राइट? तो आपको क्या लगता है, व्हाट शुड वन पिक? 15-20 साल का होम लोन का ईएमआई भरना या फिर 15-20 साल तक एसआईपी करना? रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग इज नॉट अ ग्रेट आइडिया इन माई ओपिनियन। अगर आप पिछले 10 सालों का अगर मैं डेटा कोट करूं, आरबीआई का खुद का रियल एस्टेट का इंडेक्स है, ओके? इट सेज कि रियल एस्टेट ने पिछले 10 सालों में 4% रिटर्न जनरेट किया है। ओह, 4%। अब इसमें आपका ब्रोकरेज, मेंटेनेंस, राइट, ये आप सब निकाल दे तो भी रेंट 2%, रिटर्न कैपिटल गेन्स 4%, 6%, टेनेंट नहीं मिला, मेंटेनेंस, ये सब निकाल देंगे तो क्या रिटर्न? पॉजिटिव ही रहेगा कि नेगेटिव ही हो जाएगा? आई थिंक इन्फ्लेशन को तो फिर भी बीट नहीं कर पाएगा। या करेक्ट। प्लस एट द सेम टाइम टिकट साइज बहुत बड़ा है, एट द सेम टाइम लिक्विडिटी नहीं है। मान लो आपको कल पैसा चाहिए तो आप रियल एस्टेट मार्केट प्राइस पे बेच ही नहीं पाओगे। अगर आप बहुत वेल्दी हो और आपको ईएमआई भरने का प्रॉब्लम नहीं है, आप भर दोगे आपके कैश फ्लो से, देन यू कैन लेवरेज। व्हाट डू आई मीन? आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले लो, आपने अगर उसे लोन पर ले लिया है, थोड़ा सा ही पैसा है, डाउन पेमेंट देने वाले हो। प्रॉपर्टी जब मान लीजिए कंस्ट्रक्ट हो जाती है 3 या 4 साल में, तब आप अगर उसे बेच दे तो यू विल गेट द लेवरेज एडवांटेज। तो मान लो आपने 20% पैसा इन्वेस्ट किया है, राइट, और 3 साल में वो प्रॉपर्टी बन जाती है, आप उसे बेच देते हो तो आपको तो रिटर्न पूरे 100% पे मिलेगा, पूरे घर की वैल्यू पे, जबकि आपने निवेश किया है 20%, 30 या 40%। बट फॉर दैट यू हैव टू बी वेल्दी इनफ, वहां तक पहुंचना भी है। राइट? सो डिपेंड्स ऑन हु यू आर। बट लेट्स से इफ यू आर टॉकिंग टू समबडी हु इज यंग, आई वुड रादर सजेस्ट ट्राई एंड इन्वेस्ट योर मनी इन अ वे कि आप थोड़े सालों में 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द हाउस आप इकट्ठा कर लो। तो मान लो आप 1 करोड़ का घर बाई करने की कोशिश कर रहे हो, फ्यूचर वैल्यू 1 करोड़ का घर, तो आप एसआईपी करके 50 लाख रुपए जमा कर लो, फिर उस 50 लाख रुपए को डाउन पेमेंट कर दो और बाकी के 50 लाख रुपए पे लोन ले लीजिए। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं? यू आर यंग, आपकी सैलरी बहुत लिमिटेड है। आज आप अगर घर ले लोगे तो 20 साल तक आप अटक जाओगे। मोबिलिटी नहीं है, आप जॉब छोड़कर रिस्क नहीं ले पाओगे, सिटीज चेंज नहीं कर पाओगे, अगर अच्छा जॉब भी मिल गया आप फंस जाओगे। प्लस यू विल कॉम्प्रोमाइज ऑन योर लाइफस्टाइल सो मच कि 50%, 60% तो आपकी सैलरी का या उससे भी ज्यादा तो ईएमआई में जा रहा है। हाउ आर यू इवन लिविंग योर लाइफ? पर अगर आपने छोटा छोटा पैसा जमा कर 50 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया और उससे डाउन पेमेंट कर ली, तो होगा ये कि उतने सालों में आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। 50 लाख डाउन पेमेंट करने के बाद बचे हुए 50 लाख पे ईएमआई भी कम होगा, राइट? तो आप ना लाइफस्टाइल पे कॉम्प्रोमाइज करोगे और आपने घर भी ले लिया। वो स्वीट स्पॉट है। या स्वीट स्पॉट है जो यंग इन्वेस्टर्स को सोचना चाहिए। गॉट इट। बट लेट्स से मैं कन्विंस्ड हूँ कि मुझे घर खरीदना है, होम लोन ले लिया है, उसको प्री पे करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है ताकि इंटरेस्ट भी कम से कम भरूं? इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट आपको प्रीपे करना ही नहीं चाहिए। क्यों?
देखिए अगेन प्रैक्टिकल थॉट, इमोशनल थॉट। सी पर्सनल फाइनेंस को इसलिए पर्सनल फाइनेंस कहा जाता है क्योंकि ये पर्सनल है। आपका थॉट अलग होगा, मेरा थॉट अलग होगा, तो मैं दोनों साइड की स्टोरीज बताना चाहता हूं। तो इमोशनल थॉट ये आपको कहेगा कि यार भर दो यार, मेरे को मेरे सिर पे कोई लोन नहीं चाहिए। आई वुड नॉट से इट इज रॉन्ग, बट प्रैक्टिकली अगर आप सोचो तो मान लो अगर आप पुराने वाले टैक्स ब्रैकेट में हो, ठीक है, और आपने एक जॉइंट होम लोन लिया है आपका और आपके पार्टनर का, तो आप 1.5 लाख रुपया आपका, 1.5 लाख रुपया आपके पार्टनर का, आप 3 लाख रुपया एटीसी में क्लेम कर सकते हो, करेक्ट। राइट? हाँ। 2 लाख रुपया इंटरेस्ट आपका, 2 लाख रुपया इंटरेस्ट आपके पार्टनर का, 4 लाख रुपया आप 24B में इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। यानी आप 7 लाख रुपए का डिडक्शन ले सकते हो, विच मीन्स अगर आपको होम लोन 8.5% में पड़ रहा है और 7 लाख रुपए का आप डिडक्शन ले रहे हो और आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में हो, यानी आप 2.1 लाख रुपए का टैक्स बचा रहे हो, राइट? विच मीन्स दिस लोन हैज एक्चुअली कम टू यू एट 4-5%. Now the caveat here is this is only available for ओल्ड टैक्स regime। old tax regime. हाँ, अब तो Now, काफी चेंजेस हो गए हैं। करेक्ट, बट मैं आपको फिर भी एक आध दो चीजें और इसी के अराउंड कहना चाहता हूं। मान लीजिए अगर आपने दूसरा घर लिया है, ये आपके रहने का नहीं है पर दूसरा घर है, दूसरे घर में तो 1.5 लाख 3 लाख, नीचे का कोई लिमिट ही नहीं है। आपको आपने जितना इंटरेस्ट भरा है वो पूरा इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो अच्छा। एज डिडक्शन, राइट? आई गिव यू थर्ड पॉइंट दैट नोबडी टॉक्स अबाउट। लोन्स कैसे काम करते हैं? लोन्स काम करते हैं कि आपके 90,000 की ईएमआई है, तो इनिशियल ईयर्स ऑफ योर लोन्स 9,000 रुपया शायद प्रिंसिपल रीपेमेंट होता है, पर 80,000 रुपीज आप तो इंटरेस्ट भर रहे हो। तो इनिशियल ईयर्स में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा भरते हो। नीचे के 5 सालों में आप इंटरेस्ट भरते ही नहीं हो, ये रिवर्स हो जाता है। तो 90,000, प्रिंसिपल। हाँ, 90,000 के लोन में आप 80,000 प्रिंसिपल दे रहे हो और 9,000 इंटरेस्ट जा रहा है, राइट? तो अब आप आर्ग्यू ये करोगे मेरे साथ कि वो जो 7 लाख का डिडक्शन था, राइट, वो तो मेरे किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि नीचे के 5 साल में तो इंटरेस्ट ही नहीं दे रहा हूं, तो मैं 4 लाख रुपया कैसे एडजस्ट करूं? प्लीज अंडरस्टैंड कि जो भी इंटरेस्ट आप क्लेम नहीं कर पा रहे हो 24B में, जो 4 लाख का हम डिस्कस कर रहे हैं, वो आप परचेस कॉस्ट में हाउस के ऐड कर सकते हो, जिससे आपका कैपिटल गेन्स कम हो जाएगा। मतलब आपने 1 करोड़ का घर लिया, मान लीजिए आप 20 लाख रुपए का इंटरेस्ट क्लेम ही नहीं कर पाए क्योंकि उतना इंटरेस्ट ही नहीं दे रहे थे आप लास्ट के 5 सालों में, तो आप अपने घर का कॉस्ट 1 करोड़ प्लस 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख दिखाओगे, और अगर आपने 2 करोड़ में घर बेचा तो आप 80 लाख रुपए पे कैपिटल गेन्स भरोगे, ना कि 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ पे। ये तो सही में निंजा टेक्निक है। So this is what I think a lot of people don't know. अगर प्रीपे करना हो और इंटरेस्ट का जो बोझ है उसको कम से कम करना हो, उसकी क्या निंजा टेक्निक है? I would sincerely suggest कि अगर आपके पास 20 साल का लोन है, तो आगे के 10 साल में अगर आप प्रीपे करना चाहते हो तो आप प्रीपे कीजिए। पीछे के 10 सालों में प्रीपे मत कीजिए, क्योंकि आगे के 10 सालों में आपने ईएमआई पूरी प्रॉपर भरने के बावजूद भी सिर्फ 30% पैसा बैंक को लौटाया है, तो यहां पर इंटरेस्ट आप ज्यादा भर रहे हो। पिछले के 10 सालों में आप 70% पैसा वापस दे रहे हो, तो आप सिर्फ प्रिंसिपल वापस दे रहे हो, कोई इंटरेस्ट में कोई बेनिफिट नहीं होगा। ओके। आई थिंक यू कैन डू दिस ऑल्सो। मान लीजिए आपने 1 करोड़ का लोन लिया है, 8.5% का इंटरेस्ट है 20 साल के लिए, तो आप बैंक को 2 करोड़ 8 लाख रुपया चुकाओगे। करेक्ट। इसका मतलब 1 करोड़ के लोन पे आपने बैंक को 1 करोड़ 8 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया 20 साल के टेन्योर में। अब अगर आप अपने ईएमआई का 15% पैसा एसआईपी कर दे, ठीक है, ओके। तो 12,000 रुपए की अगर आपने एसआईपी कर दी, और ये 12,000 रुपया अगर 12% पे भी ग्रो हो रहा है, तो 20 सालों में 240 महीनों में आपका 1.8 करोड़ वापस आ जाएगा। अच्छा, एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। करेक्ट। ऑफ कोर्स यू मे आर्ग्यू कि मैंने 12,000 रुपया हर महीना एक्स्ट्रा तो इन्वेस्ट किया है, तो अगर आप 15,000 कर दे तो ये 12,000 भी वापस आ जाएगा। ओके। अगर हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करें, तो रिटायरमेंट एट 50 के लिए इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए वो क्या चीज़ें जो हमें फॉर श्योर लाइक ध्यान में रखनी चाहिए? तो मान लीजिए आज मैं 30 साल का हूँ और मैं 60 साल पे रिटायर होना चाहता हूँ। आज का अगर 1 लाख रुपए का मेरे महीने का खर्चा है और मैं 6% इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ, तो आज से 30 साल बाद मेरे महीने का खर्चा हो जाएगा 5,75,000 रुपीज अ मंथ। अब अगर मुझे 5,75,000 रुपीज हर महीना चाहिए फ्रॉम 60 ईयर्स टू 85 ईयर्स, राइट, और मुझे उसके ऊपर इन्फ्लेशन भी चाहिए, क्योंकि मैं रिटायर हो गया हूं, इसका मतलब ये तो नहीं कि इन्फ्लेशन नहीं लगेगा, तो मेरे पास तकरीबन 13.5 करोड़ रुपए होने चाहिए
at 60. विच इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक कॉमन मिस्टेक है कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि 10 करोड़ रुपए में रिटायरमेंट लाइफ इज सॉर्टेड, बस अब चिल मारना है। अगर आपके पास 30 साल है रिटायर होने के लिए तो 10 करोड़ में शायद आप ये चीज़ नहीं सेट कर पाओगे अगर महीने का खर्चा 1 लाख रुपए। बट आई टेल यू द बेस्ट पार्ट। द बेस्ट पार्ट इज कि अगर मुझे 60वें साल पे 13.5 करोड़ रुपए चाहिए, विच लुक्स लाइक अ वेरी लार्ज नंबर, राइट? 12% पे मुझे महीने की 44,000 रुपीज़ की SIP करनी है तो मेरा 13.5 करोड़ का गोल हो जाएगा। तो 60वें साल पे मेरे पास 13.5 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे। और अगर 13.5 करोड़ रुपए को मैं अगर 4% पे भी निवेश करता हूं तो मुझे 5,75,000 रुपीज एवरी मंथ प्लस इन्फ्लेशन अगले 25 सालों तक मिलेगा। वो लोग फैक्टर इन नहीं करते। एज एन इन्वेस्टर आपको चाहिए कि आपका रिस्क कम हो और रिटर्न ज्यादा हो। अग्री? ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे कोई हिडन स्ट्रैटेजी है क्या? द स्ट्रैटेजी इज, पिछले 20 सालों का डेटा है, पुट 33% इन लार्ज कैप, 33 इन मिड एंड 33 इन स्मॉल। अच्छा, ऐसा क्यों? पिछले 20 सालों का डेटा ये दिखाता है कि अगर आपने 33 लार्ज में रखा होता, 33 मिड और 33 स्मॉल में, तो आपका रिस्क, जिसको स्टैंडर्ड डिविएशन में मेजर किया जाता है, वो लार्ज कैप से थोड़ा सा ज्यादा होता, विच मीन्स आपका रिस्क लार्ज कैप जितना होता पर आपका रिटर्न आउटपुट मिड कैप जितना होता, विच मीन्स आपने कम लार्ज कैप का रिस्क लेकर मिड कैप का रिटर्न जनरेट कर लिया। क्योंकि टाइम होराइजन ज्यादा है, मार्केट्स में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्ले आउट, राइट? 20 साल का डेटा ये दिखा रहा है। वाओ, ये तो क्रेजी हैक है। एब्सोल्युटली, आई मीन दिस इज हाउ पर्सनली माय पर्सनल पोर्टफोलियो इज आल्सो पोजीशन्ड। अच्छा, ओके। तो आपका खुद का इन्वेस्टिंग मंत्रा क्या है? इन्हीं 4 या 5 फंड्स में आई ट्राई एंड मेक श्योर कि आई हैव इक्वल वेट अक्रॉस वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फंड्स, मोमेंटम स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फंड्स एंड ग्रोथ स्टाइल ऑफ फंड्स. So understand, in 4-5 funds I've been able to do 3 things: large mid small का equal weight, value growth momentum का equal weight, and a little bit of global investing. अच्छा, right? ग्लोबल इन्वेस्टिंग कैसे? डोमेस्टिक इक्विटी फंड्स जो 20-30% अपना पैसा ग्लोबली इन्वेस्ट करते हैं. अब इसका फायदा क्या है? मैं जब एक Nasdaq 500 ETF में या फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करता हूं, मुझे मेरे स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स भरना पड़ता है, राइट? पर जब मैं डोमेस्टिक फंड में इन्वेस्ट करता हूं जो 30% बाहर इन्वेस्ट करता है, मुझे 12.5% टैक्स देना पड़ता है. सो दिस इज अ टैक्स आर्बिट्राज. 1. सेकेंड, दैट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट. आप पिछले 20 सालों का डेटा ले लो S&P 500 का. रफली 60% ऑफ द रिटर्न्स ऑफ S&P 500 इज ओनली Nasdaq स्टॉक्स. नहीं, मुझे पता ही नहीं था. राइट? इसका मतलब कि अगर मैं सिर्फ Nasdaq स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं ग्लोबली, तो आपको उसका एक्सपोजर, तो मेरा आउटपुट कितना सिग्निफिकेंटली बेटर हो जाएगा वर्सेस इन्वेस्टिंग इन द एंटायर इंडेक्स, राइट? एंड इन द डोमेस्टिक इक्विटी व्हाट डज द फंड मैनेजर डू? उन Nasdaq स्टॉक्स में भी बेस्ट स्टॉक्स को पिक कर लेता है. सो आई हैव अ ब्रिलियंट आउटपुट. आई विल गिव यू वन मोर डेटा पॉइंट. इन द लास्ट 10 years, you will be surprised hearing this, except for India and US, there is no other developed market or emerging market that has even beaten India fixed income returns. Really? Yes. Okay. अब there is only one market, if I'm not wrong, it is Taiwan, जिसने लास्ट ईयर कुछ 60-65% रिटर्न दिया था एक साल में, इसलिए उसका डेटा बड़ा स्क्यूड लग रहा था. विच मीन्स कि अगर मुझे इंडिया के बाहर कहीं पर भी इन्वेस्ट करना है, वो सिर्फ यूएस है, राइट? और यूएस में भी S&P का डेटा दिखा रहा है कि 60% Nasdaq है, तो मुझे यूएस में भी Nasdaq में इन्वेस्ट करना है. और अगर Nasdaq में से भी कोई डोमेस्टिक फंड मुझे 5 या 6 अच्छे स्टॉक्स में Nasdaq के एक्सपोजर दे देता है और इंडिया टैक्सेशन देता है, तो मैं क्यों कुछ और करूं? राइट. सो दैट्स व्हाट आई डू. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.